रंगों से भरे हुए माह मार्च 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। ये रंग जो होते हैं ना, ये हमारे जीवन के उल्लास को, आनंद को प्रदर्शित करने वाले होते हैं। लेकिन इन रंगों के पीछे का जो मूल तत्व है, जो मूल सार है, वो काला और सफ़ेद रंग ही है, जो कि हमारे जीवन को परिलक्षित करता है, प्रभावित करता है, प्रकाशित भी करता है। जिस व्यक्ति ने भी इन दो रंगों के महत्व को समझ लिया, उसने इन सभी रंगों के महत्व को समझ लिया। मार्च 2025 हमारे वृषभ राशि और लग्न के जातकों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है, किन क्षेत्रों में उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ से उन्हें लाभ हो सकता है। बनिस्बत मैं कहूँगा कि लाभ की तुलना में यदि आप इस माह सावधानियाँ ज़्यादा रखेंगे तो शायद आपको भविष्य में ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मार्च 2025 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही इस माह से जो ट्रांजिट होंगे, जैसा कि मैंने आपको गुरु चांडाल दोष के बारे में तो पहले ही बताया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपके चार्ट पर एक निगाह डाल लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये जो 2 का अंक लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये इस बात को परिचायक है, परिलक्षित करता है कि या तो आपकी लग्न वृषभ है या फिर आपकी राशि वृषभ है। गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए हैं। गुरु की दृष्टि से, हिसाब से देखा जाए तो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल प्लैनेट को भोग विलास वाले घर में लाकर बिठा दिया गया है, एक ऐसे महल में लाकर बिठा दिया गया है जो कि भोग विलास से भरा हुआ है। और वो आध्यात्मिक प्राणी किस तरह से अपने आप को फील करेगा, वही स्थिति इस समय गुरुदेव बृहस्पति के साथ में है। शुक्र आपकी पत्रिका में आपके लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ आपके 6वें घर के स्वामी भी होते हैं। मंगल महाराज जो होते हैं, ये आपकी पत्रिका में 7वें भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ 12वें भाव के स्वामी भी होते हैं, जो कि वर्तमान परिस्थितियों में आपके धन के भाव में बैठे हुए हैं। जब से मंगल महाराज आपके 2nd हाउस में आए हैं ना दोस्तों, निस्संदेह तौर पर इन्होंने आपके खर्चों में अनायास आपको वृद्धि देखने के लिए मिली होगी। आपके खर्चे अचानक तौर पर बढ़ गए होंगे, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी जो है वो आय भाव में आकर बैठ गया है। खर्चे तो इसने बढ़ाए होंगे, निस्संदेह तौर पर बढ़ाए। अब फायदा ये है कि वर्तमान स्थिति में मंगल जो कि वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो चुके हैं और धीमे धीमे आपको इस समस्या से निजात मिलना शुरू हो जाएगी। केतु महाराज जो है ये आपकी पत्रिका के 5वें भाव में गोचरस्थ हैं। आप जानते हैं राहु और केतु एक दूसरे से हमेशा अपोजिट 180 डिग्री पर बैठे होते हैं। 6वें घर में, आपके 5वें घर में जब केतु महाराज बैठे हुए हैं तो सीधी सी बात है कि लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में राहु महाराज वहां पर विद्यमान होंगे ही होंगे। सूर्य और शनि युति बनाकर पिता पुत्र दोनों आपके कार्य क्षेत्र में 10वें भाव में गोचरस्थ हैं। सूर्य थोड़े से अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि शनि के साथ में पिता और पुत्र के बीच में एक वैचारिक वैमनस्यता की स्थिति है। और ये हमारे आज की जनरेशन के साथ भी, हम लोगों के अपने संतान के साथ में भी ये जनरेशन गैप है, ये चला आया है। अब आप समझिए कि सूर्य के समय से चला आया है तो आज भी चल रहा है ना। ये एक जनरेशन गैप है। एक मेंटल लेवल का जो रेफरेंस होता है वो तब भी था और वो आज भी है, बाप बेटे के बीच में बना रहता है ना। तो अब राहु महाराज जो है ये आपके एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एक बड़ी अच्छी चीज़ है, देखिए कि भोग विलास का स्वामी जो है वो आध्यात्मिकता के घर में जाकर उच्च का हो जाता है, ठीक है। लेकिन आध्यात्मिकता का जो स्वामी है वो भोग विलास के घर में जाकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। जो मैंने कलर वाली बात कही थी ना, ब्लैक एंड वाइट की, ये इन्हीं दोनों प्लैनेट को आपको रिलेट करके देखिएगा, ठीक है। आपको इनका सार समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा था। बुध महाराज भी जो हैं कि आपके एकादश भाव, एक्चुअली ये है ना, जो आपका एकादश भाव है यहाँ पर गुरु की मीन राशि फॉल करती है। यहाँ पर शुक्र तो उच्च के हो जाते हैं लेकिन बुध यहाँ पर नीच के हो जाते हैं। और राहु के साथ में ये दोनों प्लैनेट तिकड़ी बनाकर बैठे हुए हैं। और देखिए 14 मार्च से आपका जो 5वां भाव है ये सर्वाधिक एक्टिवेटेड होने वाला है, क्योंकि ये जितने प्लैनेट हैं, सूर्य जो है 14 मार्च को आपके जो 10वें भाव में गोचरस्थ है, ये आपके लाभ भाव में ही गोचर कर जाएंगे,
ठीक है। शनि महाराज वर्तमान परिस्थितियों में अस्त की स्थिति में है। 28 फरवरी 2025 को शनि अस्त हो गए थे। जिन किसी भी जातकों की पत्रिका में शनि यदि शुभ हैं तो 28 फरवरी से लेकर 9 अप्रैल तक उन्हें उनके कार्यों में डिले देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो भी कोई प्लैनेट अस्त का होता है ना, वो प्रभावहीन हो जाता है, निस्तेज हो जाता है, उसकी कार्यशैली में, एक कार्य प्रणाली में एक तरह की कमी आ जाती है। वहीं जिनकी पत्रिका में शनि शुभ नहीं है, उनके लिए 40 पीरियड एक गोल्डन टाइम हो सकता है, जबकि उन्हें अपने काम काजों को जितनी तेजी से वो निपटा सकते हैं उतनी तेजी से निपटाने का प्रयास कर लेना चाहिए। लेकिन आगे सुन लीजिएगा, ये शनि भी जो है 29 मार्च 2025 को आपकी पत्रिका के एकादश भाव में गोचरस्थ हो जाएंगे। यहीं पे इन्हें चंद्रमा भी मिलेंगे, देखिए, ठीक है। अब यहाँ से जो है कि षडग्रही दोष बनेगा आपकी पत्रिका का, जैसे मैंने बताया कि एकादश भाव और पंचम भाव सर्वाधिक एक्टिवेटेड होने वाला है। पंचम भाव क्या होता है दोस्तों? पंचम भाव आपके संतान को रिलेट करता है, संतान सुख को रिलेट करता है, आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी संतान की एजुकेशन, आपके लव रोमांस, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, स्पेकुलेशन, आपके पूर्व जन्म में किए गए कर्म, वो पुण्य थे या पाप थे, वो भी पंचम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट आपको बता देता है, ठीक है। जो आपके नेटल चार्ट में जिस तरीके से बैठा हुआ है वो आपको पता लग जाएगा, है ना। तो आपका एकादश भाव में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि इन सभी प्लैनेट के पास में एक कॉमन दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। तो ये सातवीं दृष्टि से आपके एकादश भाव से आपके पंचम भाव को देखेंगे। देखिए, 14 मार्च 2025 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगेगा, वो आपकी पत्रिका के एकादश भाव में लगेगा। शनि अमावस्या बनेगी, वो आपके पत्रिका के एकादश भाव में बनेगी। गुरु राहु से संबंधित चांडाल दोष जो नक्षत्र आधारित बना हुआ है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो भी आपके एकादश भाव में बनेगा, क्योंकि राहु महाराज एकादश भाव में ही बैठे हुए हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण बनेगा, वो भी आपके एकादश भाव में बनेगा, ठीक है। शनि के आने के पश्चात में राहु शनि का श्रापित दोष या जिसे पिशाच दोष भी कहा जाता है, ये भी आपकी पत्रिका के एकादश भाव में बनेगा। कुछ डिसीजंस आपको बहुत सोच समझ कर लेने होंगे। देखिए, उच्च का शुक्र है, नीच का बुध है, राहु के साथ में बैठे हुए हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। आप जानते हैं राहु माया जाल है, छलिया है, भ्रम है, और यही टाइम जो है ये बच्चों के एग्जामिनेशन का टाइम है, यही टाइम आपकी क्लोजिंग्स का टाइम है, ठीक है। किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति में नहीं फंसिएगा। यहाँ पर इस तरीके का माया जाल राहु महाराज जाते जाते करवा सकते हैं कि आपको तात्कालिक तौर पर तो लाभ देखने के लिए मिल जाए, लेकिन राहु तो चले जाएंगे 18 मई को, जो डेंट देकर जाएंगे वो आपको काफ़ी लंबे समय तक झेलना पड़ सकता है। अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिएगा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखिएगा, है ना। क्योंकि और देखिए, ये जो शनि राहु का श्रापित दोष बनेगा, ऐसा नहीं है कि यह दोष पहली बार बन रहा है, ये पहले भी कई लोगों की पत्रिका में बना हुआ मिलेगा, क्योंकि ये शनि राहु का कॉम्बिनेशन पहले भी कई बार हो चुका है। लेकिन जिन लोगों की भी पत्रिका में ये दोष बना हुआ है, उनको अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। आपको अपने डॉक्टर से 14 मार्च के बाद से 18 मई तक एक रेगुलर विजिट का शेड्यूल बना लेना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये जो है ना, जो 5th हाउस है ना, ये आपके चेस्ट और आपके एब्डोमेन को, अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा जाए तो इस पार्ट को रिलेट करता है, जिसमें कि आपके लंग्स आ जाते हैं, आपका हार्ट आ जाता है, लिवर आ जाता है। ये सारी समस्याएं जो हैं, यदि आपकी पत्रिका में ये दोष है और ये अगर कोई इस रोग से आप ग्रसित हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो है अपने डॉक्टर के साथ में रेगुलर विजिट पर रहें। ये इस पीरियड के दौरान 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो पीरियड बनेगा, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों को कोई भी नया निर्णय लेने से, कोई बड़ा निर्णय लेने से, नया काम शुरू करने से बचना चाहिए। नए काम के साथ साथ ही यदि कोई अपना आप पुराना काम वाइंड अप करने की भी सोच रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, क्योंकि देखिए, ये 14 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में सभी ग्रहों का ट्रांजिट हो जाएगा, है ना। इसमें ही शनि महाराज भी ट्रांजिट कर जाएंगे,
राहु केतु भी ट्रांजिट करेंगे, गुरु का भी ट्रांजिट हो जाएगा। तो जो काम यदि आज आपको लाभ नहीं दे रहा है, जो काम बंद होने की कगार पर आ गया है, हो सकता है कि इन ट्रांजिट्स के बाद कुछ आपके नक्षत्रों में परिवर्तन हो, आपके प्लैनेट में प्लैनेटरी पोजीशन आपके चार्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। तो उस काम को बंद करने से अभी 18 मई तक आपको रुकना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही काम में जान आ जाए और वही काम दोबारा से चल पड़े, है ना। लेकिन कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले जो है आपको कम से कम 10 बार सोचना चाहिए, खासकर यदि आप स्टॉक में डील करते हैं। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि स्टॉक मार्केट बड़ा वोलाटाइल है और ये स्थितियां अभी और ख़राब होने वाली हैं। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, बहुत सोच समझकर 10 बार सोच कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। 3-4 दिन में लाखों करोड़ रुपए निपट गए लोगों के, है ना। तो थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, फोकस्ड रहें। अब जो काम आप कर रहे हैं उसी पर फोकस बनाए रखें, उसी को कंटिन्यूटी में रखें, उसको चलने दें, ठीक है। अब जो ध्यान रखने वाली बात है, वो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस दौरान में बहुत सारे बच्चे पूरी दुनिया में पैदा होंगे जिनकी नॉर्मल डिलीवरीज होगी, वो तो उनको तो नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि वो नॉर्मल होंगे। लेकिन जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होंगे ना, उनके लिए हम एक सुझाव के तौर पर ये चीज़ अपना सकते हैं, जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, बड़े भाई के रूप में चाहे छोटे भाई के रूप में, जैसे चाहे आप समझ लीजिए कि शनि और राहु की जब डिग्रीज बिल्कुल नज़दीक होंगी ना, एकदम आसपास की, उस समय आपको ऑपरेशन कराने से बचना चाहिए, ठीक है। जो आपके यहाँ जो न्यू बॉर्न बेबी आने वाला है, वो थोड़ा सा शनि को आगे निकल जाने दीजिए, थोड़ा राहु को पीछे आ जाने दीजिए। ये दोष पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन डिग्रीज बढ़ जाने के बाद में क्या होगा कि इस दोष का कुछ हद तक परिहार जरूर हो जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि एस्ट्रोलॉजी की कई विधाएं ये कहती हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत होती है। वहीं कुछ विधाएं ये भी कहती हैं कि जिस वक्त माँ कंसीव करती है उस समय से एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत होती है। गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, निसंदेह तौर पर इस साल के दौरान जब से गुरु आपके फर्स्ट हाउस में आए हैं, अनेक माताओं बहनों की झोली उन्होंने भरी है। संतान सुख का लाभ आपको देखने के लिए जरूर मिला है। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं वो थोड़ी सी विपरीत बन रही हैं, क्योंकि आप यदि हम एस्ट्रोलॉजी की दूसरी विधा को माने तो जो कंसीव करने का जो पीरियड होगा 14 मार्च से लेकर 18 मई तक, हमारी माताओं बहनों को कंसीव करने से बचना चाहिए। देखिए, हम अपनी आने वाली संतति को कई प्रकार के दोषों से मुक्ति दिला सकते हैं, क्योंकि ये जो जितने दोष बन रहे हैं ना, ईमानदारी से कहूँ कि इस समय में जो भी बच्चे पैदा होंगे या जो भी बच्चे कंसीव होंगे, उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट उन्हें देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो हमसे जितना प्रयास किया जा सकता है कि हम अपने आने वाली संतति को इन दोषों से बचा सकें, उसका प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। सूर्य कमजोर स्थिति में होंगे, चूंकि ग्रहण है। ओम आदित्याय नमः, ओम गणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का निश्चित जाप करें, सूर्य को जल देना शुरू करें। यदि शनि की पीड़ा से आप परेशान हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। शनिवार के दिन से रुद्राक्ष की माला से संध्या समय कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। शनि की पीड़ा से आपको निश्चित तौर पर मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, महीना 14 मार्च तक तो ठीक है, लेकिन 14 मार्च के बाद में स्थितियां थोड़ी सी क्रिटिकल होंगी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वृषभ राशि के लिए हो रही है, ये हर पत्रिका में बन रही है। हाँ, ये बात और है कि अलग अलग राशियों में अलग अलग भावों में इसका निर्माण हो रहा है और इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो उन लोगों को आने वाली हैं। यदि वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी देखा जाए तो 14 मार्च से लेकर 18 मई तक का जो पीरियड है, ये बड़ा उठापटक वाला रहने वाला है। तो मैं अपने सभी भाइयों बहनों को यहाँ पर ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें। जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरा फोकस्ड रहें, 100% दें उसमें आप अपना, है ना। किसी भी नया काम को करने से बचें और पुराने काम को भी बाइंड अप करने से आपको अभी फ़िलहाल 18 मई 2025 तक बचना चाहिए। दोस्तों, वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।